पिंगली वेंकैया को सीएम का नमन। राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगे के अभिकल्प महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया को जयंती पर सीएम धामी ने किया नमन। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते के भीतर शपथ पत्र पेश करने के दिए निर्देश। लावारिस पशुओं पर हो रहे मानवीय अत्याचार के खिलाफ दायर जनहित याचिका मांगा जवाब। उद्यान विभाग के निलंबित निदेशक बेवजह की होगी एसआईटी जांच। शासन ने जारी किया टीम गठित करने का आदेश। अच्युतानंद तीर्थ ने स्वामी प्रसाद के खिलाफ दी तहरीर। बोले, मौर्य के बयान से भड़क सकती है हिंसा। फिर बंद हुआ धारचूला तवा घाट मोटर मार्ग। बारिश और सड़क कटिंग के चलते मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार हो रहा बाधित। मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। 5 जिलों में किया भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। 10 स्टेट हाईवे समेत 157 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बढ़ेंगे उत्तराखंड खबरों की ओर। उससे पहले मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे राज्य में बड़े शहरों में ही कार्यक्रम होते थे और कार्यक्रम होने के बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन उसके बाद लोगों को पता भी नहीं लगता था कि कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं। एक दिन अखबार में आ जाता था, मीडिया में आ जाता था। लेकिन ये पहला अवसर है जब भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता मिली और ये G20 के जितने कार्यक्रम हुए वो G20 के कार्यक्रम एक स्थान पर, 2 स्थान पर, 5 स्थान पर, 10 स्थान पर, 20 स्थान पर नहीं हुए, बल्कि देश के कोने कोने पर हुई। हर देश के छोटे छोटे स्थानों पर ये G20 के कार्यक्रम हुए और इससे हमारे भारत का सामर्थ्य पूरी दुनिया को दिखा कि भारत का कोई भी कोना आज विकास की जो ये दौड़ है, विकास की रफ्तार है, उसमें आगे निकल गया है। सभी मेजबानी कर सकते हैं और उत्तराखंड के अंदर भी हमारे राज्य में चूंकि इतना बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 जी समिट की जो है मेजबानी करने का अवसर हमको मिला है। और इस दायित्व को हमने बहुत बखूबी निभाया भी है। बहुत शानदार तरीके से हमने इस काम को पूरा किया और तीनों बैठकों को सकुशल हमने संपन्न करवाने के साथ ही जो हमारी देवभूमि का संदेश है, अतिथि देवो भव, उसका भी संदेश उन प्रतिनिधियों को, आए हुए मेहमानों को भली भांति देने का काम उत्तराखंड के लोगों ने किया है। जब मैं G20 की बैठकों में विभिन्न देशों के जो आए हुए डेलीगेट से, जो प्रतिनिधि थे, उनसे मिला और जब उनका भारत के प्रति मैंने प्रेम देखा तो सच बताऊं तो वह पल मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय थे, जब मैं विदेश के प्रतिनिधियों की आंखों में भारत के लिए एक प्रेम और विश्वास देख रहा था। जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना महामारी के समय में हमारे देश के जो सरकार है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों को भी, जब वैक्सीन पूरी दुनिया में कहीं मिल नहीं रही थी, लोग केवल अपने देश की चिंता कर रहे थे, ऐसे समय में 100 से भी अधिक देशों को जो भारत की सरकार ने वैक्सीन देने का काम किया, उससे पूरे विश्व के अंदर भारत के प्रति एक आदर का भाव, एक श्रद्धा का भाव, एक विश्वास का भाव पूरी दुनिया के अंदर बैठा हुआ। मैंने इन बैठकों में यह भी जाना कि प्रधानमंत्री जी के डायनेमिक लीडरशिप में आज भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, समृद्ध लोकतंत्र, वैश्विक मंच पर शांति दूत तथा मानवता के प्रयासों में अग्रदूत के रूप में स्थापित हो रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय में हमारे पूरे भारत के बहुत सारे विद्यार्थी जो यूक्रेन में फंस गए थे, और मैं समझता हूं जो भी लोग समाज के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके पास ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के माता पिता, अभिभावक, कोई परिवार से जुड़े हुए लोग ना आए हों, जिन्होंने चिंता प्रकट की थी उस समय कि हमारे
बेटे बेटियां, हमारा भतीजा, हमारा भांजा यूक्रेन में फंसा हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर दोनों ही देशों के लोगों ने, दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने युद्ध विराम की घोषणा करी और हमारे देश के बच्चे तो सकुशल यूक्रेन से बाहर निकल कर आए। और ऐसे देश जो हमारे पड़ोस में हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सब जानते हैं, जो केवल हमारे यहाँ तमाम प्रकार की जो विघटनकारी गतिविधियां हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, अलगाववादी गतिविधियां हैं, उन सबको बढ़ाने का काम करते हैं, लगातार घुसपैठ को बढ़ाने का काम करते हैं, हमारी सीमाओं पर हमेशा अशांति फैलाने का काम करते हैं। उस देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने झंडे पर लेना पड़ा था। यह नया भारत G20 की तीनों ही बैठकों में, चूंकि मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ, तीनों ही बैठकों में मैंने प्रतिभाग किया और तीनों ही बैठकों में हमने उनको रात्रि भोज पर भी सभी को अपनी ओर से आमंत्रित किया, उन सबके बीच में रहा। इन बैठकों में मैंने बहुत कुछ सीखा। जहां रामनगर में जो हमारी पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में विश्व के महान वैज्ञानिकों से, जो कि PSA लेवल के लोग थे, सभी वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होते हैं, उन सभी से मिलने का अवसर मिला। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में अन्य विषयों के अलावा जो नरेंद्र नगर में हुई थी, उसमें मैंने जाना कि किस प्रकार जापान में जो भूकंप रोधी भवन बनाए जाते हैं, उसकी तकनीकी, उसका विकास कैसे किया जाता है और आपदा के समय में जापान के लोगों को मकानों में कैसे वो सुरक्षित रखती है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का हमारा राज्य है उत्तराखंड, यहाँ हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्रकार से आपदा का सामना करना पड़ता है। आप सब देखते होंगे, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी भूस्खलन हो जाता है, कभी जो है ज़्यादा बर्फबारी होने के कारण नुकसान हो जाता है, और कभी अभी जैसे हम हरिद्वार में देख रहे हैं कि अत्यधिक वर्षा के कारण से जल भराव का हम सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हमने जोशीमठ में देखा, वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी में एक समय में बड़ा भूस्खलन हुआ। इसी प्रकार से रेणी की आपदा को हम लोगों ने देखा है, केदारनाथ जी की आपदा को हम सब अभी भूले नहीं हैं। तो इसलिए जो ये विशेष प्रकार की टेक्निक है जापान के लोगों को जो सुरक्षित रखती है, यह भारत और विशेष रूप से हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत उपयोगी है। यह मैंने उनसे जाना और सीखा। मुझे पूरा विश्वास है भारत में जहां भी G20 की जो बैठकें आयोजित हो रही हैं, वहां हम विश्व को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी जो समृद्ध हमारी संस्कृति है, सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ का जो विशिष्टताएं हैं, जो हमने तमाम प्रकार की उपलब्धियां इन आजाद भारत के बाद तमाम तरह से हमने उसको, तकनीकी को जो विकसित किया है, उसको, उसके दर्शन कराने में, और हम विश्व को यह बताने में सफल हुए हैं कि भारत अब तेजी से आगे बढ़ गया है। भारत अब देखिए, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं आज दुनिया के जब अनेकों देश, जिनको हम समृद्ध देश मानते थे, जिनको हम विकसित देश मानते थे, ऐसे देशों का भी कोरोना के बाद पूरी तरह से अस्त व्यस्तता माना, और वहीं इस बड़ी महामारी के बाद, उस पर पार पाने के बाद, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन करने के बाद, दुनिया को वैक्सीन देने के बाद, दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने के बाद, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह है हमारा नया भारत। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज जिस प्रकार भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार उनकी अध्यक्षता में G20 समूह, यानी कि ये G20 के 20 देश, 9 इनवाइटेड देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सभी अपने अपने महान उद्देश्यों को और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। मुझे आशा है कि भारत में आयोजित G20 सम्मेलनों की बैठक में जो अनुभव तथा विचार साझे किया जा रहा है, वे समस्त वैश्विक मानवता के कल्याण के लिए, विकास के लिए, समृद्धि के लिए
सबके सामूहिक उत्थान के मार्ग को प्रशस्त करेंगे तथा वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उस भावना को मजबूत करेंगे। मैं आज के अवसर पर अपने प्यारे विद्यार्थियों से यह भी कहना चाहता हूं कि देखिए, आप सबके समक्ष अभी जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर आने वाले हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी आप सबके समक्ष आने वाली हैं। और जो देश का हमारा ये अमृत काल प्रारंभ हुआ है और इस अमृत काल में हमको अनेकों क्षेत्रों में हमको प्रथम पंक्ति पर दुनिया में खड़ा होना है। उसकी बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। इसलिए एक काम कभी नहीं हो सकता है। मैं आप सब लोगों के बीच में कहता हूं कि जैसे प्रोफेसर पंत यहाँ बैठे हैं, हमारे उपाध्याय जी यहाँ बैठे हैं, बत्रा जी बैठे हैं, ये भी विद्यार्थी हैं, राजनीति के थोड़ा बड़े हैं। मैं भी अपने आप को विद्यार्थी ही मानता हूँ राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन जैसे मेरे बीच में मेरे प्यारे विद्यार्थी बैठे हैं, इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, आगे हमारे बहुत सारे महानुभाव बैठे हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहूं या हम में से कोई भी, जितने नाम मैंने लिए, अगर हम चाहें कि दोबारा से आपकी तरह विद्यार्थी बन जाएं, तो बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं क्या? मैं सबसे पूछना चाहता हूं। अरे भाई, आप नहीं, वो लोग बताएं, बच्चे लोग पीछे से नहीं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी नहीं बन सकते। देखिए, वैसे तो व्यक्ति संपूर्ण जीवन भर विद्यार्थी रहता है, शिक्षार्थी रहता है। उसके जीवन का जब तक अंतिम समय नहीं आ जाता है तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। लेकिन विद्यार्थी, शिक्षार्थी और कक्षा में बैठकर पढ़ने वाला विद्यार्थी, ये समय एक बार अगर किसी का निकल जाता है तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता है। ये समय अमूल्य है, बहुमूल्य है, जिसका कोई मूल्य हम दे नहीं सकते हैं। इसलिए जब आपको यहाँ पर शिक्षा अध्ययन का समय मिला है, शिक्षार्थी बनकर पढ़ने का अवसर मिला है, कुछ शोध करने का अवसर मिला है, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिला है, इस समय को बिना गंवाए हुए पूरे मनोयोग के साथ अपने माता पिता, जिन्होंने आपको एक पहला संस्कार और पहली शिक्षा देने का काम जिन्होंने किया है, जिन्होंने आपके मार्ग को प्रशस्त किया है, दूसरा आपके गुरुजन जो आपको कहीं ना कहीं शोधित करने का काम करते हैं, आपको आपसे परिचय करवाने का काम करते हैं, आपको आगे ले जाने की यात्रा को, उस मार्ग को दिखाने का काम करते हैं, उनके प्रति आदर का भाव, श्रद्धा का भाव रखकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और भगवान को मानते हुए, कि ईश्वर को साक्षी मानते हुए परिश्रम करेंगे, जीवन में संकल्प लेंगे, तो निश्चित रूप से आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। और मैं ये कह सकता हूं कि अब हमारे विद्यार्थी, हमारे नौनिहाल आने वाले समय में हर क्षेत्र में जाकर और हर भारतवासी के अंदर, हर विद्यार्थी के अंदर एक भाव पैदा हुआ है कि वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो वो आप दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। ऐसा हर भारतवासी के मन का विश्वास प्रागण हुआ है। उस क्षेत्र में हमारे विद्यार्थी भी जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं पुनः IIT रुड़की और थिंक इंडिया की टीम को यह महत्वपूर्ण समिट आयोजित करने के लिए उनका धन्यवाद देते हुए, आप सबको बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Our sincere thanks to Sir for his eloquent speech. Your presence has made our event all the more memorable. I would now like to request Professor K.K. Pant to present a token of gratitude to our noble Chief Minister Shri Pushkar Singh Dhami. तो यहाँ आप सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो बता दें कि यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे हैं, जहां G20 इम्पैक्ट समिट को संबोधित कर रहे थे। साथ ही उन्होंने विद्यार्थी जीवन से संबंधित कई चीजें भी बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन जो है वो वापस लौटकर नहीं आता है। एक ही बार हम क्लासरूम में बैठते हैं, उस उम्र के बीत जाने के बाद विद्यार्थी तो हम जीवन भर रहते हैं, पर विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन में कभी नहीं आता।
तो यहाँ आप सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो G20 इम्पैक्ट समिट को संबोधित करने रुड़की पहुंचे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के विकास, नैनीताल में डिग्री कॉलेज के उच्चीकरण और सहसपुर में स्किल हब समेत विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की विशेष सहायता के लिए 951 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र के इस फैसले के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विशेष सहायता मिलने से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी। नैनीताल के तल्लीताल के एक होटल में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। महिला की शिनाख्त मुरादाबाद निवासी इरम के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इरम और उसके पति गुलजार ने सोमवार को कमरा लिया था। गुलजार दोपहर में होटल कर्मियों से पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने व दवा लाने की बात कहकर निकला था, जो वापस नहीं आया। शक होने पर जब होटल कर्मी होटल के कमरे में गए तो महिला मूर्छित अवस्था में बेड पर पड़ी थी, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। वहीं मामले में सीओ विभा दीक्षित का कहना है कि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये नेशनल होटल में तल्लीताल में हमें अभी सूचना मिली थी 112 पे, जिसके तहत एक महिला है 30 से 35 वर्ष के बीच में होगी, जिनका शव यहाँ पे बरामद हुआ है और मुरादाबाद की रहने वाली है। इसमें अभी हम लोग पंचायतनामा भर के फिर पोस्टमार्टम के लिए इसको भेजेंगे। उसके बाद फिर मृत्यु का कारण जो है वो क्लियर हो पाएगा। देखिए, मैं बता चुकी हूँ 112 की सूचना आई थी, जिस पर पुलिस ने आकर यहाँ पे देखा और फिर हमें ये शव की बरामदगी हुई है। और ये महिला अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे रुकने आई थी नैनीताल घूमने के लिए। अब इसके बाद के भी जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पता चल जाएगा। इसी बीच पौड़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको पौड़ी से बता दें, जहां गैंगस्टर सुनील राठी के पौड़ी जेल में शिफ्ट। जेल में शिफ्ट होने के बाद अलर्ट हुई पुलिस। एसएसपी श्वेता चौबे ने लोकल इंटेलिजेंस को दिए निर्देश। सुनील राठी से मिलने वालों पर रखी जाए कड़ी नजर। सुनील राठी से मिलने वालों पर रखी जाए कड़ी नजर। जेल के बाहर हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश। सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग के भी एसएसपी ने दिए निर्देश। गैंगस्टर सुनील राठी को हरिद्वार से पौड़ी जेल में किया गया शिफ्ट। तो खबर हम आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर सुनील राठी पौड़ी जेल में शिफ्ट किए गए। जेल में शिफ्ट होने के बाद अलर्ट हुई पुलिस। सुनील राठी के जेल में शिफ्ट होने के बाद अलर्ट हुई पुलिस। एसएसपी श्वेता चौबे ने लोकल इंटेलिजेंस को दिए निर्देश। सुनील राठी से मिलने वालों पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी। सुनील राठी से मिलने वालों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। कुछ इस प्रकार के निर्देश दिए हैं एसएसपी ने। साथ ही कहा कि जेल के बाहर हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के भी एसएसपी ने दिए निर्देश। गैंगस्टर सुनील राठी को हरिद्वार से पौड़ी जेल में किया गया शिफ्ट। तो खबर हम आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर सुनील राठी पौड़ी जेल में हुए शिफ्ट। किक्षा के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में आने वाली पेपर मिल, जिसे एनजीटी के आदेश पर बंद कर दिया गया था और कर्ज ना चुकाने के चलते पंजाब नेशनल बैंक ने पेपर मिल को अपने कब्जे में ले लिया था। पेपर मिल मालिक के मिलीभगत से पेपर मिल से लाखों टन से ज्यादा लोहा चोरी कर बेच डाला, जिसमें लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा तक कमा लिया।
इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि संगठित अपराध में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 बदमाश और 1 सिक्योरिटी गार्ड शामिल है। हम और कहाँ ये लोग माल बेचे वो सब बरामद करने की प्रयास करेंगे और पीएनबी को भी हम चिट्ठी लिखेंगे और यदि वहाँ का भी भूमिका आता है, संदीप ने पूछा, तो वहाँ का भी किसी का लापरवाही आता है तो उनको भी हम नहीं बख्शेंगे। एक जानकारी और चाहिए थी, जो पीएनबी गार्ड सिक्योरिटी रखता है गार्ड। देखिए, माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनना है, तो इसमें हमारा जिले का सभी थाना में प्रभावी रूप से गश्त करते रहे। कल रात को कहीं सूचना आई रात्रि ड्यूटी के दौरान कि भाई एक बंद पड़ी पेपर मिल फैक्ट्री में एक मालिक द्वारा मालिक की इन्वॉल्वमेंट से जो है वहाँ पे बाहर से कुछ बदमाशों को बुला के उसको जो फैक्ट्री ऑलरेडी बंद हो गई है और गिरवी रखी है पीएनबी बैंक को, जो कि एक सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक में जो फैक्ट्री गिरवी है, उस फैक्ट्री में मालिक द्वारा पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ बाहर से टीम बुलाकर बदमाशों को बुलाकर लोहा काटा जा रहा है। तो ये तो नॉर्मल सूचना था, तो सूचना पे हमारा थानाध्यक्ष ने पहले छोटा टीम भेजा जिसमें चौकी इंचार्ज गया। जनपद उधम सिंह नगर के खटिमा में भारत नेपाल सीमा स्थित 22 पुल खेलड़ियों के बस्ती आबादी क्षेत्र के एक विशाल अजगर घुसने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। एक भारी भरकम अजगर घर में देखे जाने से अफरा तफरी मच गई। वहीं अजगर ने घर में 2 पालतू बतख तथा मुर्गी को अपना निवाला बना लिया। अजगर देखे जाने की सूचना पर समाज सेवी राहुल कुमार ने मौके पर पहुंचकर वन विभाग को सूचित किया। वहीं सूचना पाकर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से बमुश्किल अजगर को काबू में करते हुए रेस्क्यू कर लिया। देखिए, सुबह ग्राम सभा खिलड़िया के नई बस्ती में सूचना मिली ग्रामीणों द्वारा हमें 6 बजे की गांव में एक रविंदर विश्वास के घर में अजगर घुस गया है मुर्गी बाड़े में। इसकी सूचना मिली, उसके बाद हम वहां पे गए। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। उसके कुछ घंटों के बाद वन विभाग की टीम आई और ग्रामीण वासियों और वन विभाग की टीम के द्वारा अजगर को पकड़ा गया और वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।